अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम अपनी मुताला पाकिस्तान जमात नहम की जो किताब है, इसमें हमारा जो सबक है तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान, हम आज इसके मुख्तसर सवालात के जवाबात पढ़ेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले ऐसा करें, अपनी मुताला पाकिस्तान की किताब जमात नहम की जो है, इसका सफ़ा नंबर 57, ठीक है, ये जल्दी से खोलें। शाबाश। चलें, अब हम देखते हैं कि हमारा जो सबक है, उन्वान आज का तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम, इसके मुख्तसर सवालात के जवाबात। ठीक है, ये देखें बच्चों, आपकी किताब का जो है सफ़ा नंबर 57, यहाँ पे ये सवाल नंबर 4 है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ है कि मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। ठीक है, आप सबसे पहले देखें बच्चों, पहला जो मुख्तसर सवाल है कि तहरीक अलीगढ़ का बुनियादी मकसद तहरीर करें। आपने इसका जवाब जो है अपनी किताब के सफ़ा नंबर 19 पर वहाँ से पढ़ना है। ठीक है, याद करना है इसको। अब हम देखते हैं तहरीक अलीगढ़ का बुनियादी मकसद, सफ़ा नंबर 19 पे इसका जवाब क्या तहरीर है। जी, तो बच्चों आप ये देखें, आपकी किताब का जो सफ़ा नंबर 19 है, यहाँ आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है तहरीक अलीगढ़। शाबाश, इसको देखें। उसके बाद लिखा हुआ है तहरीक अलीगढ़, सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक अलीगढ़ के मकासद दर्ज झेल थे। पहला, हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान एतमाद बहाल करना। दूसरा था मुसलमानाने बरे सग़ीर को जदीद उलूम और अंग्रेज़ी ज़बान सीखने की तरफ राग़िब करना। ठीक है, और बच्चों तीसरा देखें, मुसलमानाने बरे सग़ीर को सियासत से बाज रखना। ये हमारा जवाब है मुख्तसर सवाल 1 का, सफ़ा नंबर 19 पे। इसको आप मार्क कर लें। अब आप जो है मुख्तसर सवाल नंबर 2 देखें। ठीक है, आज जैसे कि हम मुख्तसर सवालात के जवाबात पढ़ रहे हैं, सफ़ा नंबर 57 मश्क का। इसमें आप देखें, दूसरा सवाल है मुस्लिम लीग के क़याम के पस मंज़र में क्या मुहर्रिकात शामिल थे। इसका जवाब बच्चों आपकी किताब के सफ़ा नंबर 21 पर है। जी बच्चों, ये देखें आपकी किताब का सफ़ा नंबर 21, इस पे जवाब है मुख्तसर सवाल 2 का। मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद पूछा गया है, क्या थे। ठीक है, ये देखें, मुस्लिम लीग के क़याम के चीदा यानी बहुत अहम मकासद जो हैं वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1, मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत के लिए वफ़ादाराना जज्बात पैदा करना और हुकूमत की कार्रवाइयों के बारे में उनके शकूक व शुबहात को दूर करना। दूसरा मकसद ये था मुसलमानों के सियासी हकूक़ की हिफाजत करना और उनके मुतालबात को हुकूमत के सामने पेश करना। तीसरा अहम मकसद मुस्लिम लीग के क़याम का था कि मुस्लिम लीग के मुदर्जा बाला यानी ऊपर जिनका ज़िक्र किया गया है, ये पहला मकसद, और दूसरा कि मुसलमानों के दिल में हुकूमत के लिए वफ़ादारी के जज्बात पैदा करना और हुकूमत को लेकर उनके शक और शुबहात दूर करना और मुसलमानों के सियासी हक़ों की हिफाजत करना और उनके मुतालबात हुकूमत के सामने पेश करना। इन दोनों को नुकसान पहुँचाए बग़ैर बरे सग़ीर की दूसरी अक़वाम के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना। ठीक है, ये बच्चों जवाब है मुख्तसर सवाल 2 का। अब आप देखें, यहाँ पे सवाल नंबर 3 है कि तहरीक हिजरत का क्या सबब था। बच्चों इसका जो जवाब है वो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 23 पर है। आप यहाँ पे पहले ये सफ़ा नंबर 23 मेंशन कर लें। ठीक है, लिख लें ताकि आपको जवाब तक जाने में मुश्किल ना हो। अब हम देखते हैं तहरीक हिजरत का क्या सबब था। ये देखें बेटा, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 23 पर ये लिखा हुआ है तहरीक हिजरत, जो कि 1920 में हुई थी। इसका क्या था मकसद, ये आप देखें। 1920 में जो है चंद उलमाए कराम ने फतवा जारी किया था और उन्होंने बरे सग़ीर को जो है दारुल हरब करार दिया था। ठीक है, मुसलमानों का, और ये कहा गया था अंग्रेज़ों की निगरानी में रहना ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें दारुस्सलाम
यानी करीबी जो हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान है उधर हिजरत कर जानी चाहिए। मुसलमान हज़ारों की तादाद में अपनी जायदादें, घर बार जो भी था बेचकर अफ़गानिस्तान की तरफ चले गए थे, लेकिन उस वक्त जो शाह अफ़गानिस्तान था उसने इजाज़त ना दी अपने मुल्क दाखिल होने की। मुसलमानों को कहा था उसने कि हमारे अपने मुल्क के हालात भी ठीक नहीं हैं। जब ये मुसलमान वापस आए थे तो इधर इनके पास कुछ भी ना था, ठीक है। तो फिर तहरीक खिलाफत का ये तहरीक हिजरत का बच्चों ख़ात्मा हो गया था, ये नाकाम हुई थी। ये सवाल है 3 का, ठीक है। ये जवाब है मुख्तसर सवाल 3 का। इसमें जो है अब चौथा सवाल देखें, रेड क्लिफ अवार्ड का अहम तरीन फ़ैसला क्या था, ठीक है। ये आपकी किताब के सफ़ा नंबर 32 पर इसका जवाब है, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं कि मुख्तसर जो सवाल 4 पूछा गया है, रेड क्लिफ अवार्ड का अहम तरीन फ़ैसला क्या था, उसका जवाब क्या है। जी बच्चों, इधर आप देखें, रेड क्लिफ अवार्ड आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपकी किताब के सफ़ा नंबर 32 पर। सवाल ये था कि रेड क्लिफ अवार्ड का अहम तरीन फ़ैसला क्या था। तो इसका जवाब ये है कि क़याम पाकिस्तान के ऐलान के बाद दोनों ममालिक की सरहदों के तयन के लिए, ठीक है, वाइसराय हिंद ने जो है 30 जून 1947 को पंजाब और बंगाल में हदबंदी कमीशन मुकर्रर किया था। इसके लिए एक अंग्रेज़ कानूनदान माहिर था, सर ये मिस्टर रेडक्लिफ। इसको दोनों तरफ से जो कमीशन बनाए गए थे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद की हदबंदी के लिए, उसका ये मुश्तरका चेयरमैन था। और इसने जो है जो फ़ैसला किया था उसे रेड क्लिफ अवार्ड कहते हैं, ठीक है। ये इसका जवाब है मुख्तसर सवाल नंबर 4 का आपकी किताब के सफ़ा नंबर 32 पर। बच्चों अब मुख्तसर सवाल आप 5 देखें। क़याम पाकिस्तान के बाद मुसलमानों को जो मुश्किलात पेश आई थी उनमें से आपने सिर्फ 3 का नाम लिखना है, ठीक है। ये बहुत तफसील से जो है आपकी किताब में बयान किया गया है। सफ़ा नंबर 32 से ही ये शुरू हो रहे हैं और आगे 3-4 सफ़ात तक ये सारी क़याम पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात हैं। आपने सिर्फ इसमें से नाम लिखना है मुख्तसर सवाल के जवाब में। तो आप ये देखें, ये यहाँ लिखा है मैंने, क़याम पाकिस्तान के बाद जो मुश्किलात पेश आई थी मुसलमानों को, नंबर 1 मुआशी मुश्किलात थी, ठीक है, नंबर 2 इंतज़ामी मुश्किलात और नंबर 3 असासों की तकसीम। ये आप नोट कर लें, शाबाश। अब आप सवाल नंबर 6 देखें, करारदाद मकासिद के हवाले से हाकमियत आला किसके पास है। इसका जवाब आपकी किताब के सफ़ा नंबर 37 पर है, ठीक है। इसका जवाब अब हम पढ़ते हैं। बच्चों आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 37 पे आएँ। ये देखें यहाँ पे जो करारदाद मकासिद है, ठीक है, आपकी किताब के 37 पर ये तफसील से मौजूद है। हमारा जो है मुख्तसर सवाल 6 उसका जवाब ये है, अल्लाह ताला की हाकमियत। इस करारदाद में इस बात की वजाहत कर दी गई थी कि सारी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है और सारा इक़्तिदार इसी को हासिल है। इक़्तिदार मुसलमानों के पास अल्लाह ताला की अमानत है और इस इक़्तिदार को अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहकर अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इस्तेमाल करेंगे। ये मुख्तसर सवाल 6 का जवाब है। सवाल ये था कि करारदाद मकासिद जो है इसके मुताबिक हाकमियत आला किसके पास है। इसका जवाब सफ़ा नंबर 37 पे है, अल्लाह ताला के पास है। जी बेटा अब आप देखें मुख्तसर सवाल नंबर 7। आज हम जो है सबक नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान इसमें शामिल मुख्तसर सवालात के जवाबात पढ़ रहे हैं। अभी हमने जो है 1 से 6 तक ये मुख्तसर सवालों के जवाब पढ़े हैं। अब आप देखें सवाल नंबर 7 मुख्तसर 1956 के आइन की 3 खसूसियात बयान करें। इसका जवाब आपकी किताब के सफ़ा नंबर 39 पर है। आप यहाँ पे सफ़ा नंबर लिख लें। चलें अब हम देखते हैं 1956 के आइन की 3 खसूसियात, इसके जवाब।
बच्चों आप ये देखें, आप ये सफ़ा नंबर 39 पे 1956 के आइन की अहम खसूसियात, यहाँ पे सारी खसूसियात लिखी हुई हैं। इसमें से चूँकि हमने कोई सी जो है वो 4 या 3 मार्क करनी है, आप यहाँ पे अंडरलाइन करें इसको पहले, ठीक है। 1956 के आइन की अहम खसूसियात, ये जवाब है मुख्तसर सवाल 7 का। पहली खासियत इसकी आप ये याद रखें, पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया था, ठीक है। और दूसरा ये खासियत, मुल्क में जो है वफाकी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत कायम किया गया था। इसका मतलब कि मुल्क में जो है एक वफाक होगा, एक दारुल हुकूमत होगा बुनियादी, और बाकी जो सूबाई हुकूमतें हैं, सूबाई दारुल हुकूमत, वो इसी के मातहत होंगे, ठीक है। ये वफाक 4 सूबों पर मुश्तमिल होगा और इसके साथ बाकी जो हमारे कबायली इलाके हैं वो भी शामिल होंगे। तीसरी इसकी खासियत देखें कि 1956 के आइन में ये बात कह दी गई थी कि अल्लाह ताला की हाकमियत है और इख्तियारात जो हैं वो अवामी नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे। कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का माहौल बनाया जाएगा और अक़लियतों को भी मजहबी आज़ादी दी जाएगी। ये है 1956 के आइन की अहम खसूसियात। जवाब है मुख्तसर सवाल 7 का, इसको आप मार्क कर लें, शाबाश जी। तो बेटा ये अब देखें आप मुख्तसर सवाल आज का आखिरी सवाल नंबर 8 के बुनियादी जमहूरियतों का जो निज़ाम है इसका आप तारुफ लिखें। बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम 1959 में सदर ये अयूब ख़ान ने मुतारिफ़ कराया था। इसका जवाब है सफ़ा नंबर 43 पे। हम इसका जवाब पढ़ते हैं अब जी। बच्चों ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम 1959 में जो कायम किया गया था। ये जवाब है हमारे आज के आखिरी मुख्तसर सवाल का, सवाल नंबर 8 का, ठीक है। ये सवाल आपकी किताब के सफ़ा नंबर 57 पे लिखा हुआ है। इसका जवाब देखते हैं हम कि जनरल अयूब ख़ान ने जो है मार्शल लॉ लगाकर जब मुल्क का इंतज़ाम संभाल लिया था तो वो काफ़ी अरसे तक जो है सियासत को बहुत करीब से देखते रहे थे, क्योंकि वो फ़ौज में होने के साथ साथ जो वजारत है उनके पास अमूर दिफा की भी थी, डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो इस पे काम करते रहे थे। इसलिए जनरल अयूब ख़ान बहुत अच्छी तरह मुल्क की सियासी सूरत हाल से भी आगाह थे। बज़ाते ख़ुद जो है वो सदारती निज़ाम के हामी थे, क्योंकि अपने आने से पहले उन्होंने मुल्क की सियासत में जो कुछ पार्लिमानी निज़ाम में हाल देखा था। पार्लिमानी निज़ाम होता है बच्चों जिसमें हुकूमत के बुनियादी इख्तियारात सारे वज़ीर आज़म को होते हैं, ठीक है। वो इससे पहले निज़ाम की खामियाँ देखते रहे थे, इसलिए वो सदारती निज़ाम के हक़ में थे जहाँ पे सारे इख्तियारात एक सदर के पास होते हैं, ठीक है, जिसमें सदर को वसी इख्तियारात हासिल होते हैं। इसी एहसास के पेश नज़र उन्होंने 1958 में जनरल अयूब ख़ान ने 4 सतही बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम लाने का फ़ैसला किया था। इस 4 सतही निज़ाम में यूनियन कौंसल, तहसील कौंसल, ज़िला कौंसल और डिविजनल कौंसल शामिल थी। आप इसको मार्क कर लें। इसके तहत जो है जनरल अयूब ख़ान ने इख्तियारात ऊपर वाली सतह से सूबाई सतह पे डायरेक्ट होने के बजाय जो डायरेक्ट हैं इब्तदाई सतह पर वो दे दिए थे। हर जो गांव में है वहाँ पे यूनियन कौंसल बना दी गई थी, ठीक है। फिर बहुत से गांव के अलावा जो ऊपर तहसील है उसके पास इख्तियारात थे। फिर जितनी तहसीलें मिलके एक ज़िले में शामिल थी, ज़िला हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार थी, और फिर डिवीज़न लेवल पे ये सारे थे। इन लोगों के ज़िम्मे इलाके की जो हैं बुनियादी सहूलियात मुहैया करना और उनके मसाइल जानना ये शामिल था उसके पास, ठीक है। ये हमारे आज के थे मुख्तसर सवालात के जवाबात। आप इसको मार्क कर लें जी। बेटा आपने जो है ये जितने मुख्तसर सवालात यहाँ पे लिखे हुए हैं इनके जवाबात हमने अभी पढ़े हैं, और जवाब जिस जिस सफ़े पर मौजूद है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप इसको नोट कर लें। आपने ये मुख्तसर सवालात के जवाबात लिखने भी हैं अपनी कॉपी पर और याद भी करने हैं। जो चीज़ समझ ना आए आप मुझसे जो है पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।